नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम लंगे। आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, जम्मू प्रदेश की बात करूं, इस राजनीति की बात करूं जम्मू की, अगर मैं तो वो काफ़ी एक्टिविस्ट चेहरा हैं और एक्टिव चेहरा हैं। अगर मैं बात करूं तो फॉर्मर सरपंच एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन गुरमीत कौर जी की। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शुभम जी। मैम, बातचीत को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप फॉर्मर सरपंच भी रहे हैं और आप एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं मैम कि पंचायती राज सिस्टम की अगर बात करें जी 3 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। अभी बैक टू विलेजेस में बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य और एक सपना जिसको लेके वो चले कि आम लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको देखा जाए, उनको परखा जाए, उसके बाद उन चीज़ ज़रूरतों को जो है वो पूरा किया जाए। क्या लगता है उस जो मिशन को लॉन्च किया गया वो कितना फ़ायदेमंद रहा प्रदेश के लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हमारा आया, ये तो बिल्कुल फेलियर रहा। बिकॉज जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था उसका मकसद था कि लोगों की परेशानियों से मिलना। जो यहाँ पे केएस ऑफिसर डिप्यूट किए जाते थे पंचायतों में, हर एक पंचायत में आपको पता होगा कि केएस ऑफिसर जाते थे। 2 दिन का ये प्रोग्राम होता था। उसमें ये था कि लोगों से रूबरू होना, ना कि पंचे सरपंच से मिलके वहां पे फोटो क्लिक करके आगे पोस्ट कर दीजिए, उन्होंने पोस्ट कर दिया, हो गया जी प्रोग्राम का मकसद ये नहीं था। प्रोग्राम का मकसद था लोगों की परेशानियों तक पहुंचना, हर एक लोकेलिटी से, उस गांव जिस गांव में आप गए हो उन लोगों से मिलना, उनकी परेशानियां पूछना, ना कि पंचे सरपंच से मिलके वो प्रोग्राम वहां पे खत्म हो गया। ये सिर्फ एक आई वॉश था, एक लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया। इस प्रोग्राम ये फेलियर रहा टोटली, क्योंकि जितने भी जो बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 हमने वहां पे हुए, तो उनमें कोई भी फ्रूटफुल जो आना चाहिए था वो वहां का नहीं आया। ये सिर्फ हम एक पंचायत की बात नहीं करें, ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ है वो बिल्कुल फेलियर था, कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। ये तो सिर्फ एक, मेरे को लगता है, एक्सपेंडिचर होता है कि लोगों को वहां पे लोगों को कहाँ बुलाया जाता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही आते हैं, वो चाय चली, फोटोग्राफ्स हुए, दैट्स इट, और कोई मकसद नहीं हुआ। मैम, अगर पंचायती राज सिस्टम की बात करें, जब आप सरपंच के ओहदे पर थे, क्या पॉलिसीज न्यू थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी, और कितनी फंडिंग जो है आपको दी जाती थी ताकि लोगों का आप उस तरीके की जिम्मेदारी उठाकर लोगों की जितनी भी परेशानियां मुसीबतें हैं उनको हल कर सकें? पहले वो हम जब मेरा टेन्योर था, पहले आया स्वच्छ भारत अभियान। वो स्कीम जब आई, देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कहीं वहां पे फॉल्ट रहता। जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो ये था कि जो लोग डिजर्विंग हैं, जो जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, शौचालय नहीं है, वो बनाए जाएं। वहां पे क्या हुआ, मतलब कोई भी जो इंसान रहता है ना, एक फेयरली काम करके कोई भी राजी नहीं। वहां पे भी क्या हुआ, अगर आपके घर टॉयलेट है, आपके घर है, आपके भी नाम डाले गए। अगर आपका वॉशरूम बाहर है तो अगर वॉशरूम अंदर है, बाहर अगर कोई स्टोर है उसको भी वॉशरूम बना दिया गया। और जिनको, जो डिजर्विंग लोग थे, जो जरूरत वाले थे, जो जमीनी सतर के लोग थे, जिनको जरूरत थी, जो बच्चियां बाहर जाती थी, जिनके घर में जरूरत थी, उन लोगों के काम नहीं हुए। वो अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ, वो फॉर्म वहां के वहां डिपॉजिट रह गए, वो स्कीम ही बंद होगी। फिर लाडली बेटी स्कीम भी आया। जितना हमसे हो सकता था, जो मेरे टेन्योर में मैंने अपना जो भी काम किया, इसमें मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलूंगी, क्योंकि मैंने काम बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ किया, और जिसको जो जरूरत थी वो वहां तक हम लेके गए। जो लाडली बेटी स्कीम थी 2014 में वो आई, उसके तहत हमने काम किया। और भी बहुत सारी स्कीम्स आई, बट एक्चुअली में कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा, बिकॉज ऑफ हम लोगों की वजह से। कहीं ना कहीं अगर मैं अपना काम ठीक से कर रही हूं, अगर आप नहीं कर रहे, वो स्कीम वहां फेल होगी। आप अभी भी बिलीव करेंगे कि 2018 में सरपंच के इलेक्शंस हुए थे, तो उसके बाद भी, उससे पहले हमने फॉर्म डिपॉजिट करवाए थे, और अभी तक वो फॉर्म्स वहां के वहां, मेरे को लगता है डस्टबिन में या फाड़ फूट के उन्होंने फेंक दिए होंगे। क्योंकि कोई भी जो स्कीम आती है उसको लॉयल्टी के साथ और ग्राउंड लेवल में जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को देनी चाहिए। अगर आप बीपीएल की बात करें, अगर आप ग्राउंड लेवल में आके चेक करें, बीपीएल कार्ड जो है वो उन लोगों का होना चाहिए जिन लोगों के घर छत पे पंखा भी ना हो और किचन में चूल्हा भी ना हो। और आप बिलीव करना इस बात को, बीपीएल के कार्ड्स उन लोगों को मिले हुए हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिनके घर 2-2 मतलब स्टोरियां हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हम जैसे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपना काम सही से नहीं करते, और जो गरीब लोग हैं उनको ये नुकसान बेयर करना पड़ता है। मैम, अगर बात करें, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, और मैं जानना चाहता हूँ मैम, आप कब से सक्रिय हैं आप इस पार्टी के साथ? एक्चुअली मैं अपना काम एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड बीइंग मैंने फॉर्मर सरपंच आपको बताया, जी, जी। मैंने 11 साल इंडिपेंडेंटली काम किया है। Okay. अब ये जो इलेक्शंस आए थे डीडीसी के,
तो ये पहले नॉन पार्टी बेसिस थे, फिर ये पार्टी बेसिस हुए, तो मेरा एप्लीकेशन अभी हुआ है। ओके ओके मैम। अभी मैम डीडीसी इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्शंस जो थी वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उसी की इलेक्शंस थी, और जो मुद्दे रहते हैं इसमें हावी आई थिंक उसकी जो डिस्कशंस होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट की होनी चाहिए थी। Actually में। लेकिन अभी ये जो इलेक्शंस हुए, जब इलेक्शन से पहले समय अगर मैं बात करूं उस समय देखा जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि भाजपा को काफ़ी सारा नुकसान जो है वो देखना पड़ सकता है और झेलना भी पड़ेगा। लेकिन जैसे रिजल्ट्स आते हैं भाजपा एक ओहदे की और नंबर 1 पार्टी बन के आती है, इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं कहूँगी अगर ये जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए, इनका मकसद था डेवलपमेंट करवाना। जो रुके काम थे, बहुत सारे काम ऐसे हैं, लाइक एजुकेशन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी हमारी देख लो, हमारा मकसद ये था, मैं किसी की बात नहीं करूँगी, मेरा पर्सनली ये एक मैनिफेस्टो था कि हमें लोगों के काम करने हैं और वो काम करने हैं जहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए आप कितने यहाँ पे जब हमारा कोरोना का टाइम था, मेडिकल फैसिलिटी की क्या हालत थी, वहाँ पे वेंटिलेटर भी प्रॉपरली नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। हम इन मैनिफेस्टो को लेके काम कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस हो गए और इन इलेक्शंस में काफी डिक्टेटरशिप भी हुई, और जो लोग, मैं कहती हूँ अभी भी मेरा आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज है, लोगों को जब वोट करना हो, वोट उस इंसान को करना चाहिए, उस इंसान को करना चाहिए, मतलब आप जब वोट करते हो आपका एक मुद्दा होना चाहिए कि हम वोट क्यों डाल रहे हो। यहाँ पे लोग बड़ी अनअवेयरनेस के साथ अपना वोट कास्ट जैसे कर अभी देते आपने कहा कि लोगों को देख के वोट डालना चाहिए, जी। आपको नहीं लगता है कि जैसे एक वेव की बात करूं तो इंदिरा गांधी वेव आई थी, उस समय जो भी वोट डालता था वो कास्ट कराता था सीधा इंदिरा गांधी जी को। आज की अगर मैं बात करूं, एक वेव चल रही है मोदी जी की, तो ये कास्टिंग, ये क्योंकि डेवलपमेंट का इलेक्शन था, लेकिन जो भी वोट कास्ट हुआ वो सीधा सीधा एक ब्रांड जो फेस है मोदी जी उनके नाम पे डाला गया। देखिए, ये बहुत आपने अच्छा एक क्वेश्चन पुट किया। ये इलेक्शन थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, मींस लोकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मेरे को, अब आपने इन इलेक्शंस में एक बात देखी कि जो ये कैंपेन हो रही थी, हमने कैंपेन की अपने बलबूतर के, जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने हमारा कैंपेन किया। और ये जो कैंपेन, जो हमारी दूसरी पार्टीज का कैंपेन था, वो स्टार ऑरेटर्स आए, स्टार स्पीकर्स आए, वो मेरे को नहीं लगता कि वो उनका काम था। बिकॉज अगर ये इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन थी, ये डेवलपमेंट की काउंसिल थी। अगर आपको कोई काम है, अब आप मेरे से बात करेंगे कि मेरे दिल्ली जो वहां से ऑडिटर आए थे उनसे बात करेंगे, या स्पीकर आए थे, या कैंपेनर्स आए थे, तो कहीं ना कहीं एक वेव थी। पर जब हमें अपनी वोट कास्ट करनी है, हमें अपनी वोट कास्ट करने का मुद्दा पता होना चाहिए कि हमने वोट कास्ट क्यों करनी है। तो एक ये वेव थी, और कहते हैं कि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, संडे हर दिन एक संडे या मंडे नहीं होता, एक रोटेशन आती है, वो चेंज आता है। तो मतलब जब ये इलेक्शंस हुए थे, अगर हम विन होते, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। अगर हमने लूज भी किया, बट इतना भी कॉन्फिडेंट है कि हमने 10,000 लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे पे इतना फेथ करके मेरे को वोट जैसे दी। अभी आपने 10,000 वोट्स की बात करी और लोगों का प्यार की बात करी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एज ए कैंडिडेट इलेक्शंस में उतरे, जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको सपोर्ट मिला। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि पार्टी का कितना सपोर्ट आपके साथ था? देखिए, पार्टी बेसिस इलेक्शन थे, पार्टी का मैंडेट जरूरी था और पार्टी की सपोर्ट भी थी, नो डाउट। बट लोगों को काम चाहिए था। लोगों ने मेरे को वोट किया कि उनको लगता था कि ये कैंडिडेट हमारा वोट किया। अगर मैंने 50,000 लोगों में अपनी बात रखी, क्योंकि ये 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी 20 पंचायतें थी यहाँ पे, और नियर अबाउट 46,000 वोट था हमारा, तो मेरी 50,000 लोगों तक मैंने अपनी आवाज पहुंचाई। और मैं अभी भी ऑनेस्टली कह सकती हूँ एक चीज बड़ी कॉन्फिडेंटली, कि शायद अगर मैंने 10,000 वोट लिया है तो शायद और 10,000 भी मेरे को वोट देना चाहता था। पर एक वेव ऐसी थी, एक डिक्टेटरशिप ऐसी थी, एक मनी पार ऐसी थी, जो लोग मेरे को अपनी आवाज बनाना भी चाहते थे, पर मजबूरी थी, आवाज बन नहीं पाई। अभी लग नहीं रहा आपको कि शायद मैं कांग्रेस पार्टी के साथ गई, आपके चेहरे के बेसिस पे आपको वोट मिला, ना कि कांग्रेस पार्टी की शक्ल देख के आपको वोट मिला? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। एक इंसान का एक कैलिबर होता है, हर चीज को देखा जा सकता है। क्योंकि ये इलेक्शन पार्टी बेसिस थी, तो मैंडेट जरूरी था। और ऐसा नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, इसमें नो डाउट। जो हमारी बीजेपी, अगर आप बीजेपी की बात करेंगे, ये तो देखिए, बीजेपी अगर आप कहते हैं, चलो हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दो, या उनकी मतलब स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, पर अगर बीजेपी की स्ट्रेटजी ठीक है, अगर बीजेपी जनता की आवाज बनना चाहती है, तो वो जो वहां पे किसान बैठे हैं आज 2.5 महीने से, तो उनको क्यों नहीं देख रहे? क्यों नहीं देख रहे कि वहां पे जवान बच्चियां हमारी बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आए दिन एक वहां पे डेथ हो रही है, तो उन लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही?
हम सब चीज़ों को छोड़ दें। अगर हम कह रहे हैं कि बीजेपी ठीक है, हम बीजेपी की पॉलिसीज को एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उन लोगों को देखा जाए। सवाल चिन्ह यही है मैम कि अगर इतना सारा नैरेटिव्स हैं बीजेपी जी। को लेके, फिर भी जनता जब आखिर में रिजल्ट्स आते हैं, फिर भाजपा कैसे आगे आ जाती है? ये कहीं ना कहीं जनता की एक, मैं कह रही हूँ, हम बेवकूफ़ी नहीं कह सकते, जनता की एक सोच जो है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा अगर जनता अपने आप को बचाना तो चाहती है। कहीं ना लोगों के काम होने चाहिए। लीडरशिप फेलियर रहा कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं कि प्रदेश तक लोगों तक वो मैसेज जो था वो कन्वे नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं जो लोकल लीडर्स थे, जैसे भाजपा ने अपने स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे उतारे, ऐसे अगर कांग्रेस प्रचार करती अपना, मे भी उसकी जो दशा है या उसका ग्राफ है वो काफी अच्छा रहता। कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं लगता था कि उनके कैंडिडेट्स वीक है या किसी के बलबूते पे, किसी के फेस पे वोट मांगने की जरूरत है। आपने मेरा शायद देखा होगा पिछला जो भी कैंपेन है, हमने अपने कैलिबर पे लोगों की आवाज बनना था, हमें लोगों के मुद्दे पे इलेक्शन लड़नी थी, ना कि किसी के फेस पे लड़नी थी। अभी पंचायती राज सिस्टम की बात करता हूँ, जितनी भी सारी स्कीम्स लॉन्च करी मोदी जी ने, आपके एक स्पोक्स पर्सन जी हैं पीएल पूनिया जी, उनका साफ साफ कहना था, और 2018 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ये, उसके बाद 2020 में फिर से कहा उन्होंने, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जितनी भी पॉलिसीज मोदी जी आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं पंचायती राज सिस्टम में, सारी की सारी कांग्रेस के द्वारा रची गई थी। उन्होंने इसको स्टार्टअप किया था, बट इंप्लीमेंटेशन मोदी जी ने किया, और अब जो पॉलिसीज ला रहे हैं वो फेक जुमला है, और मोदी और गांधी जी, महात्मा गांधी जी का नाम जो है वो उसमें यूज करके वो फेक प्रोपोगंडा चला रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे तो कोई डाउट नहीं है कि जो भी पॉलिसीज अब बीजेपी ला रहे हैं वो कांग्रेस ने सेटअप किया था, इंप्लीमेंट चलो अब हुई, बट बीजेपी इंप्लीमेंट कैसे कर रही है? सिर्फ बोर्ड लगा के, सिर्फ पब्लिकेशंस करके, ऐड देके? आप जमीनी स्तर में जाके देखें लोगों को कितना फायदा मिला है, कितना बेनिफिट मिला है। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, प्याज टमाटर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जो एक गरीब इंसान था ना, बहुत बार ऐसा टाइम आता था कि अप डाउन चलते थे हमारी, वैसे भी अब जीडीपी की हालत देखो। उन चीज़ों को छोड़ के हम, जो आपने क्वेश्चन पूछा है मैं उस पर आपका आंसर दूंगी कि इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था। जो एक गरीब इंसान था वो कुछ ना खाता तो आलू तो बॉईल करके खा ही सकता था, बट आज के टाइम वो आलू लेना भी मुश्किल है, वो प्याज की सिंपल सी चटनी बना के भी खाना नहीं खा सकता। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं से पब्लिकेशंस थी, जमीनी सतह पे काम कम थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड आया है नया कि पार्टी जो सत्ता में रहती है, अक्सर देखा गया है, चाहे वो एमएलए चाहे वो एमपी, इस पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जाना चाहते हैं जिसमें सत्ता है। जी, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये पॉलिटिक्स में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं किसी का, देखो अब आपका माइंड सेटअप क्या है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। मेरे को अपना देखना है, हमें लोगों की आवाज बनना है और लोगों के काम करने हैं। वो हम किस तरीके से करेंगे वो हमारा अगला स्ट्रेटेजी बताएगी। बट पार्टी छोड़ के इधर उधर जाना, वो हर इंसान का अपना माइंड सेटअप है, अपनी स्ट्रेटेजी। अब मैं किसी के माइंड सेट को पढ़ के तो अपना कमेंट नहीं दे सकती। मेरे को अपने काम की बात करनी है और अपने कैलिबर की बात करनी है। डीडीसी इलेक्शंस की अगर बात करें, जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद हर पार्टी अगर हार जीत होती है उसके बाद समीक्षा बैठक करती है, और उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ कमियां रह गई। आपको लगता है कि जैसे ब्रांड मोदी जी को आज रिप्रेजेंट किया जाता है, हर बोर्ड जो है उनके सीधा उनके फेस को देकर डाला जाता है, चाहे वो एक अनपढ़ इंसान है चाहे एक पढ़ा लिखा इंसान है, तो आपको नहीं लगता है कि जैसे अभी राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी, उस तरीके से लीडरशिप की में खामियां रह गई कि उनको उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया लोगों के सामने, ताकि जो बोर्ड डाला जाए बोर्ड ना कि लोगों को देके, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के फेस को देकर डाला जाना चाहिए? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये लोकल इलेक्शन थी, किसी के फेस को देख के वोट नहीं डालनी। लोग जो कैंडिडेट है, देखो काम कैंडिडेट ने करना है। जो भी ये डीडीसी के इलेक्शन थे, लोगों को समझदारी से वोट डाला है। मैं नॉट एज अ कैंडिडेट या मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैं उस बिहाफ पे बात नहीं करनी, मैं एज अ बीइंग अ वोटर भी बात कर रही हूं कि अगर कल कोई इलेक्शंस आती है, मेरे को देखना कि कौन सा कैंडिडेट काम करने में कैलिबर है, उसका वो कैपेसिटी है, वो उस आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है, वो लोगों को मैनिफेस्टो, अपना मैनिफेस्टो बना के कोई चल रहा है, ना कि किसी के फेस पे वोट देना। अभी फॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, आपने इस पे बात भी कही, और क्या लगता है मैम क्यों गैप बढ़ता चला जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करें, वो खुद कहते हैं कि मैं आम जनता से उठकर आया हूं, मैं लोगों का दुख दर्द समझता हूं, फिर वो क्यों इतना गैप बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है और किस तरीके के स्टेप्स में अभी उठाने चाहिए ताकि जल्द से जल्द समाधान मिले इसका? मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगी। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं सबका साथ सबका विश्वास, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जो एक्चुअली के जो सिनेरियो चल रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक छोटा सा आंसर दूंगी। अगर वो 2.5 महीने से वो फार्मर्स वहां पे बैठे हैं, अपने घर बार छोड़ के बैठे हैं, जो उनका थोड़ा बहुत काम था, जो जमींदारी थी वो बंद करके बैठे हैं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास वो टाइम है, किसी के घर पोता हो रहा है, वो वेल ऑफ लोगों के लिए उनके घर जाके टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम है, क्या उनके पास लोगों के लिए टाइम नहीं है? वो अगर वहां तक पहुंचे हैं तो जमीनी सतर के लोगों के
साथ ही पहुंचे हैं। आप एक चीज नोटिस करना शुभम जी, जब भी जो वोट कास्ट करते हैं ना, जो वेल ऑफ लोग होते हैं बड़े कम निकलते हैं, 10 या 20% निकलते हैं, वही लोग वोट कास्ट करते हैं जो जमीनी सतर के लोग होते हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, गरीब जनता जाके वोट करती है। आज वही गरीब जनता वहां पे बैठी है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास औरों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम है उनके पास, वो अपनी जनता के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। ये सरासर एक बेइंसाफी हो रही है। और मेरा एक मैसेज है, ये जो काला कानून इन्होंने लाया है इसको वापस लेना चाहिए, ये बिल जल्दी से जल्दी, सो दैट कि जो लोग वहां पे बैठे हैं अपने घर में आके अपनी आराम की जिंदगी बसर कर सके। अगर बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस पे अक्सर आरोप लगाती है परिवारवाद, इसकी वजह से इनको नुकसान, ये लोग अब नकार रहे हैं परिवारवाद को। मैम इस पे क्या कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि लीडरशिप में अगर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बात करें, कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो अक्सर देखा जाता है, क्यास भी लगाए जाते हैं कि जो टिकट मिलेगा वो अपनों को दिया जाएगा, अपने बेटे को या अपने रिलेटिव्स में दिया जाएगा। ये राजनीति में किस तरीके से असर डालता है और इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपने मेरे से किया और मैं सिंपल ही आंसर दूंगी। ये होता क्या है कि हर पार्टी दूसरे पे एलिगेशन लगाती है। अब ये किस चीज को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये पॉलिटिक्स है, ये बड़ा सिंपल सा है कि पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा चलता है। बट मैं तो कहती हूँ कि हमें जो पॉलिटिक्स करनी है ना, वो मेरे को लीडरशिप क्वालिटी में करनी है, ना ही पॉलिटिक्स करनी है। तो ये एलिगेशन तो आज से नहीं, ये 70 सालों से चलते आ रहे हैं और पॉलिटिक्स में ऐसा ही चलता है। महात्मा गांधी जी की बात करें तो राष्ट्रपिता हैं, सारे उनके आदर्शों पे, जो उनके टीचिंग्स हैं उन पे चलना चाहते हैं और चलते भी हैं। और अगर बात करें मोदी जी, जब भी उनका नाम लेके कुछ करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो खड़ी हो जाती है बैनर लेके कि इन्होंने जो महात्मा गांधी का नाम लिया ये फेक प्रोपेगेंडा और गलत नाम यूज कर रहे हैं महात्मा गांधी का। ऐसा क्यों मैम, कि वो खाली महात्मा गांधी वो कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता रह चुके हैं, बाकी लोग उनको फॉलो नहीं कर सकते? देखिए, महात्मा गांधी जी एक बहुत ही अच्छी एक सोल थी और उनका एक स्ट्रेटजी अलग थी, एक सत्य पे चलते थे और लोगों को भी ये सिखाते थे। पर वो सीख तो कोई नहीं रहा ना, उस चीज पे तो गौर कोई नहीं कर रहा। अब उन्हीं का नाम लेके इस चीज को कैसे कैसे टर्न दिए जा रहे हैं, वो हर एक, मतलब मैंने आपको बोला पॉलिटिक्स में तो ये आम सी चीज है, ये करते ही आएंगे। जो सत्ता में है वो दूसरे को करेगी, जो दूसरा है वो तीसरे को करेगा। तो हमें इन चीजों को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलना है कि हमें किस तरह काम करना है, हमें किन मुद्दों को लेके आगे बढ़ना है। गुरमीत कौर जी अगर इंडिपेंडेंट जाती, क्या लगता है कि वो जीत जाती अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ ना होती, उस वेव में वो बह गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब भी जीती हुई हूँ। आप शुभम जी, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ या एक काम देती हूँ, आप जाके वोट अपील करें और आप एक, मतलब बाहर कहाँ जाना, एक गली में आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और देखें वोट लेना कितना मुश्किल है। कहाँ कमी रह गई मैम? कमी हमें नहीं रही, कमी मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो अभी भी लगता कि हम चलिए, आपने वेव की बात करी कि उस वेव में शायद मुझे नुकसान हुआ, नहीं मैंने ये भी नहीं कहा। नहीं, देखिए, मैंने कहा लोगों को सोच के चलना चाहिए था कि लोग इलेक्शन किस कैंडिडेट को वोट डालनी है, किस मुद्दे, मैडम के मुद्दे क्या हैं, दूसरी मैडम के, लेकिन वोट तो मैं मोदी जी के नाम पे पड़ा। चलो देखो, उन्होंने वोट डाला, मैं आप इस बात को डालती हूँ, नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा ना। देखो, इलेक्शन हो गई, मेरे को लगता है जो एक जमीनी सतर से लोग चलते हैं ना, जैसे एक नीचे से सीढ़ी चलना और ऊपर तक पहुंचना, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अगर आप बैठे बिठाए, अगर आपको बिना पढ़े हुए फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी ना, आपको उस फर्स्ट पोजीशन का कोई अहमियत नहीं है, कोई उस चीज का पता ही नहीं है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन कैसे ली है। तो वो चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं जनता का नुकसान हुआ है। और अगर आप कह रहे हैं कि मतलब 10,000, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर वोट लेना ना, अगर आप एक गली में जाके किसी से वोट अपील करें, खराब करने में चाहोगे तो आप 10 वोट किसी के खराब कर सकते हो, पर वोट लेना बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी अपनी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरे को वोट एंड सपोर्ट किया, और दोबारा ये कहती हूं, शायद कुछ और लोग भी मेरे को अपनी आवाज बनाना चाहते थे, पर कुछ मजबूरियां थी, कुछ समझ नहीं थी, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, पीछे कितना नुकसान हुआ है। बात फॉर्मल प्रोटेस्ट की करें अगर, तो बड़ी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, वो पार्लियामेंट में बाहर, उन्होंने इसका समर्थन अपने बिलिंग में पेश किया था, कुछ बिल्स लाए थे जिसमें कहा था, इसका सपोर्ट किया था इस एमएसपी का। अब वही जो है वो खड़े होकर इसके विरोध में खड़े। मैम इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी का सिनेरियो आप देखिए, जो पेट्रोल डीजल के प्राइस कहाँ चले गए, गैस का कहाँ चला गया। अब तो टाइम है ना, अब वो पॉलिटिक्स में तो क्रिटिसिज्म चलेगा, मैंने पहले ही कहा एलिगेशंस लगेंगे, कोई उधर से लगाएगा, कोई उधर से लगाएगा। अब हालात ही ऐसे बन गए हैं तो लोगों को तो आवाज उठानी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो वो बैनर उठा के आगे लोगों की आवाज तो पहुंचानी है ना, तो वो सब जायज है, सब करेंगे। ठीक है मैम, वो तो जायज है। अब गुरमीत कौर जी का आगे का रोड मैप क्या रहेगा?
रोड क्या पूछ रहा? रोड मैप यही रहेगा कि लोगों की आवाज बनना है, जैसे पहले बने थे वैसे ही बन के रहेंगे। सोशल एक्टिविस्ट बीइंग काम करेंगे और जहां किसी को मेरी जरूरत है मैं उसके लिए खड़ी हूं, और जिस किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है, मेरे काम की जरूरत है, उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं किसी को एक मजहब को लेके नहीं साथ चलती। जिन्होंने मेरे को वोट्स दिए उनके लिए भी मैं हाजिर हूं, और जिन्होंने नहीं दी उनका मैं मोस्ट वेलकम करती हूं एनी टाइम। और मेरा रोड मैप यही है, लोगों की आवाज बनना। इलेक्शन के पहले भी यही था, लोगों की आवाज बनना, और अब भी लोगों की आवाज बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती समय में देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये गुरमीत कौर जी हमारे साथ थे। ये खास बातचीत इन्हीं के साथ ही तमाम पहलुओं पे बातचीत हुई। इनका साफ साफ कहना था कि जो भी पॉलिसीज़ चाहे पंचायती राज सिस्टम से लेके हों, चाहे नेशनल लेवल पे कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, वो ग्रास रूट पे बहुत दिख नहीं रही है। खाली पॉलिसी को स्टार्ट करना ही काम नहीं होता, उसको ग्रास रूट पे इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात वही रहती है। तो इन्होंने आपको आने वाले समय में जिन लोगों ने वोट किया उनका भी थैंक्स किया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक्स किया। तो ये खास बातचीत इन्हीं के साथ ही। आप जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।